काली गाड़ी रायजादा हवेली के सामने रुकी। हवेली क्या थी, मानो किसी शाही किले से कम नहीं। ऊंची दीवारें, संगमरमर के स्तंभ और गेट पर सुनहरे अक्षरों में खुदा नाम, रायजादा हाउस पूर्णविराम। शौर्य का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। दिल्ली की सड़कों पर मेहनत से पेट पालने वाला एक साधारण लड़का अब देश के सबसे ताकतवर घर के दरवाजे पर खड़ा था। ड्राइवर ने गाड़ी का दरवाजा खोला। आपसे मिलने के लिए बहुत लोग बेचैन हैं, मिस्टर शौर्य। शौर्य ने उसकी तरफ देखा। मिस्टर, मैं तो बस एक वेटर हूं। ड्राइवर मुस्कराया। अब नहीं। अंदर कदम रखते ही संगमरमर की ठंडी जमीन ने उसके पैरों से सारी थकान खींच ली। सामने विशाल हॉल, झूमर ऐसे चमक रहे थे जैसे हर कोने में सूरज का एक टुकड़ा लटका हो। एक वृद्ध व्यक्ति ने आकर झुककर कहा, साहब आपका इंतजार कर रहे हैं। शौर्य चुपचाप उनके पीछे चल पड़ा। उसके मन में हजारों सवाल उमड़ रहे थे। कौन है ये लोग, क्यों बुलाया मुझे? कमरे का दरवाजा खुला। सामने खड़ा आदमी करीब 55 का होगा, ऊंचा कद, चेहरे पर राजसी ठहराव और आंखों में दर्द की एक पुरानी परत। उसने शौर्य को देखा। कुछ पल यूं ही देखता रहा, जैसे किसी खोए हुए टुकड़े को पा लिया हो। धीरे से बोला, शौर्य। शौर्य के कदम रुक गए। वो आवाज कुछ जानी पहचानी थी। मैं देव रायजादा हूं। कमरे में सन्नाटा छा गया। शौर्य के कानों में वही नाम गूंजा जो उसने बचपन में मां से सुना था। तेरे पिता का नाम देव रायजादा है, लेकिन ये नाम कभी मत लेना, शौर्य। वो कांप गया। आप मेरे पिता? देव आगे बढ़े, आंखों में नमी। हां बेटा, बहुत देर कर दी तुझसे मिलने में। शौर्य के अंदर कुछ टूट सा गया। बरसों की कमी, बरसों का सवाल, सब कुछ जैसे एक ही पल में उमड़ पड़ा। वो झिझकते हुए देव के गले लग गया। देव ने उसे कसकर थाम लिया। दोनों की आंखों से आंसू बह निकले। एक पिता का पश्चाताप और एक बेटे का अधूरा बचपन। कुछ पल बाद देव ने उसका चेहरा अपने हाथों में लिया। मैंने तुझे ढूंढने की कोशिश कभी नहीं छोड़ी बेटा। हर जगह गया, पर तेरी मां, वो तुझे मुझसे दूर रखना चाहती थी। शौर्य ने कहा, मां बस मुझे सुरक्षित रखना चाहती थी। उन्होंने कहा था, इस नाम से बहुत खतरा है। देव ने लंबी सांस ली। वो सही थी, इस नाम से दोस्त कम, दुश्मन ज्यादा है। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। एक तेज नजर वाला आदमी अंदर आया। सूट में, बाल पीछे सधे हुए और होठों पर एक तिरछी मुस्कान। देव ने उसकी तरफ देखा। संजीव, ये शौर्य है। संजीव ने मुस्कराते हुए कहा, तो ये है रायजादा साम्राज्य का खोया हुआ वारिस। शौर्य ने देखा, ये आदमी देव से मिलता जुलता था, पर आंखों में कुछ और था, कुछ खतरनाक। देव बोले, संजीव, ये मेरा बेटा है, इसे यहां सम्मान मिलेगा। संजीव हंसा, जरूर भैया, पर इस घर में सम्मान कम, जिम्मेदारियां ज्यादा मिलती हैं। देव ने उसे घूरा। मैं नहीं चाहता कि शौर्य हमारे पुराने खेलों में फंसे। संजीव ने धीरे से कहा, पर खेल तो उसी दिन शुरू हो गया था जब उसने इस घर में कदम रखा। फिर वो शौर्य के पास आया। वेलकम टू द रायजादा एम्पायर, भाई। उसके लहजे में कुछ ऐसा था जिससे शौर्य असहज हो गया। देव ने पास खड़े अपने आदमी से कहा, शौर्य के लिए कमरा तैयार करो। फिर शौर्य की ओर मुड़कर बोले, आराम करो बेटा, कल बहुत बातें करनी है। रात का सन्नाटा था। शौर्य बालकनी में खड़ा नीचे फैले बगीचे को देख रहा था। हवेली बाहर से जितनी खूबसूरत थी, अंदर उतनी ही रहस्यमयी। उसे लगा जैसे हर दीवार के पीछे कोई राज दफन है। अचानक पीछे से आवाज आई, नींद नहीं आ रही। वो मुड़ा। एक लड़की दरवाजे पर खड़ी थी, साड़ी में सजी, पर चाल में आत्मविश्वास। मैं आर्या रायजादा हूं, तुम्हारी कजिन, या शायद अब तुम्हारे लिए एक पहेली। शौर्य ने हल्की मुस्कान दी, पहेली? वो बोली,
इस घर में सब कुछ पहेली है। शौर्य यहाँ मुस्कुराहट के पीछे छुपे हैं 100 जख्म। वो पास आई। पापा ने तुम्हें क्यों बुलाया जानते हो? शौर्य ने सिर हिलाया। नहीं, पर शायद इसलिए कि मैं उनका बेटा हूं। आर्या ने मुस्कराया। या शायद इसलिए कि उन्हें किसी की जरूरत है जो इस साम्राज्य को संभाल सके, लेकिन यह साम्राज्य सिर्फ बिजनेस नहीं, एक जाल है। शौर्य चुप रहा। आर्या ने कहा, कल जब रायजादा बोर्ड की मीटिंग होगी तुम समझ जाओगे कि इस नाम की कीमत क्या है। सुबह होते ही हवेली में हलचल मच गई। मीडिया बाहर, गार्ड सतर्क। देव रायजादा के बेटे के लौटने की खबर किसी तरह बाहर फैल चुकी थी। टीवी चैनलों पर सुर्खियां थीं, देव रायजादा का खोया बेटा मिला। शौर्य को जल्दी से सूट पहनाया गया। सामने आईने में खुद को देखकर उसे यकीन नहीं हो रहा था। वही शौर्य जो कल तक होटल में ट्रे उठाता था, आज करोड़ों के साम्राज्य का वारिस कहलाने वाला था। देव ने उसे पास बुलाया। शौर्य, जो भी हो, खुद पर यकीन मत खोना। रायजादा नाम तुझे ऊपर भी ले जा सकता है और नीचे भी गिरा सकता है। शौर्य ने दृढ़ता से कहा, मैं वही रहूंगा जो अब तक था। देव ने मुस्कराया, उम्मीद है। मीटिंग हॉल में बड़े उद्योगपति बैठे थे। सबके चेहरों पर हैरानी और जलन का मिश्रण था। संजीव खड़ा होकर बोला, देव भाई, क्या ये सही है कि ये लड़का अब रायजादा समूह का हिस्सा होगा? देव बोले, ये मेरा बेटा है और यही अगला उत्तराधिकारी होगा। कमरे में सन्नाटा फैल गया। संजीव ने व्यंग्य से कहा, एक वेटर को आप साम्राज्य सौंपना चाहते हैं? देव ने कड़क आवाज में कहा, एक वेटर नहीं, मेरा खून। शौर्य खड़ा हुआ। मुझे किसी ताज की जरूरत नहीं है, मैं यहां बस अपने पिता को जानने आया हूं। संजीव हंसा। बहुत मासूम हो शौर्य, इस दुनिया में खून से ज्यादा मायने रखता है ताकत। देव ने कहा, और ताकत उसे मिलती है जो सच्चा होता है। दोनों भाइयों के बीच ठंडी जंग शुरू हो चुकी थी। शौर्य ने महसूस किया, इस हवेली में हर कोई मुस्कुराता है पर कोई खुश नहीं है। शाम को वो बगीचे में बैठा था, हवा में पुराने पेड़ों की खुशबू थी। तभी देव उसके पास आए। तू सोच रहा होगा मैंने तुझे अब क्यों बुलाया? शौर्य ने कहा, हां, ये सवाल तो है। देव ने लंबी सांस ली। मैं बीमार हूं बेटा, शायद ज्यादा वक्त नहीं है मेरे पास। मैं चाहता हूं कि तू इस घर का चेहरा बने, पर संभल कर चलना, क्योंकि इस घर में तेरा हर कदम किसी को खटकता है। शौर्य ने पिता का हाथ थामा। मैं किसी से नहीं डरता। देव ने मुस्कराकर कहा, तू बिल्कुल मेरी तरह है। दूर कहीं आर्या बालकनी से सब सुन रही थी। वो बुदबुदाई, खेल अब शुरू हुआ है। शौर्य रायजादा। रात का सन्नाटा पूरे रायजादा हवेली पर छाया था। ठंडी हवा संगमरमर के फर्श से टकराकर अजीब सी सिहरन पैदा कर रही थी। दीवारों पर लगे पुराने चित्र जैसे शौर्य को देख रहे थे, जैसे सदियों से इस घर की दीवारों ने रहस्य समेट रखे हों। वह कमरे के बीचों बीच खड़ा था, हाथ में एक पुराना लॉकेट थामे जिसे उसकी मां ने बचपन में दिया था। आज उसे उस लॉकेट में छुपा वह रास्ता आज उसे यहां रायजादा हाउस तक ले आया था। नीचे से देव रायजादा की भारी आवाज आई, शौर्य नीचे आओ, वक्त बहुत कम है। शौर्य सीढ़ियां उतरता हुआ आया। देव रायजादा का चेहरा अब थका हुआ लग रहा था। पिछले हमले ने उनकी तबीयत पर असर छोड़ा था, लेकिन आंखों में अभी भी वही लौ थी जो किसी जंगजू में होती है। देव ने मेज पर रखे नक्शे पर हाथ रखा। यह रायजादा ग्रुप का नक्शा नहीं है शौर्य, ये जंग का मैदान है। हर व्यक्ति जो यहां काम करता है उसके पीछे एक राजनीति है। इस परिवार का हर सदस्य अपनी गद्दी बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है। शौर्य ने गहरी सांस ली, तो मुझे क्या करना है? देव बोले, सबसे पहले सीखना, जिस आदमी ने कभी किसी होटल में ट्रे उठाई हो उसे अब करोड़ों के साम्राज्य को संभालना है। कल से तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू होगी। अगले दिन शौर्य को रायजादा बिजनेस स्कूल ले जाया गया।
जो परिवार का निजी ट्रेनिंग सेंटर था, वहां बोर्ड रूम, सिक्योरिटी टीम और फाइनेंस के विशेषज्ञ मौजूद थे। सबके चेहरे पर हैरानी थी। यही है रायजादा का नया वारिस। शौर्य ने सबकी निगाहें महसूस की, पर कुछ नहीं बोला। वह दिन रात पढ़ता, समझता और अपनी सोच बदलता गया। उसका पुराना जीवन धीरे धीरे उसके अंदर कहीं धुंधला पड़ने लगा, लेकिन जब भी वह अकेला होता, उसे अपनी मां की मुस्कान याद आती। वो सस्ते चाय वाले होटल की महक, वो नींद से भरी सुबह। उसे लगता जैसे दो जिंदगियां उसके भीतर एक साथ चल रही हों। एक गरीब शौर्य, दूसरा रायजादा का वारिस। देव उसकी हर चाल को परखते। कभी कभी वो कठोर बन जाते, कभी पिता की तरह स्नेह भी झलकता। एक शाम देव ने कहा, शौर्य, तुम्हें पता है इस परिवार में सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? शौर्य ने सिर हिलाया। देव बोले, खून जो रिश्ता सबसे गहरा होता है, वही सबसे खतरनाक भी। तुम्हारे चाचा विक्रम रायजादा तुम्हारे भाई आरव के साथ मिलकर मुझे गिराना चाहते हैं। शौर्य की मुट्ठी बंध गई। देव बोले, इस खेल में भरोसा किसी पर मत करना। यहां हर मुस्कान के पीछे खंजर छिपा है। दिन बीतते गए। शौर्य ने हर चाल, हर शब्द में साजिश पहचाननी सीख ली। अब वह वही लड़का नहीं था जो होटल में ट्रे उठाता था। उसकी चाल में आत्मविश्वास था, आंखों में आग, लेकिन भीतर कहीं उसका दिल अब भी मानवीय था, जो दर्द को महसूस करता था। इसी दौरान उसकी मुलाकात हुई रिया मेहता से। रायजादा ग्रुप की लीगल टीम की नई वकील। रिया की आंखों में ईमानदारी थी और उसका बोलने का ढंग शौर्य को सुकून देता था। धीरे धीरे दोनों में बात बढ़ी, मुलाकातें बढ़ी। एक दिन रिया ने हंसते हुए कहा, मुझे नहीं पता तुम कौन हो, लेकिन तुम बाकी अमीर लोगों जैसे नहीं लगते। शौर्य ने धीमे स्वर में कहा, शायद इसलिए कि मैं पहले गरीब था। रिया मुस्कुराई, तो उसे कभी मत भूलना, क्योंकि यही तुम्हारी असली ताकत है। पर किस्मत ने शौर्य को फिर से शांति नहीं दी। एक रात जब वह ऑफिस से लौट रहा था, अचानक उसकी गाड़ी के आगे एक ट्रक आकर रुका। गोली चली, शीशा टूटा, उसके ड्राइवर की वहीं मौत हो गई। शौर्य किसी तरह बाहर निकला और दीवार के पीछे छिप गया। सामने से दो लोग उतरे। खत्म करो इसे, रायजादा के लिए बहुत बन रहा है। शौर्य ने एक पत्थर उठाया और अंधेरे में फेंका। एक चीख गूंजी। उसने मौका पाकर भागना शुरू किया। वह सीधे हवेली पहुंचा। देव रायजादा हॉल में खड़े थे। शौर्य चिल्लाया, किसने भेजे थे वो लोग? देव चुप रहे, बस इतना बोले, तुम्हारे अपने खून ने। शौर्य का दिमाग सन्ने था। आरव, उसने धीरे से कहा। देव ने सिर झुका लिया, हां। शौर्य की आंखों में आंसू थे, लेकिन अब डर नहीं था। अब ये लड़ाई मैं खत्म करूंगा। अगले कुछ महीनों में उसने सब कुछ सीखा, व्यापार, मीडिया, राजनीति, सुरक्षा। वह हर कदम पर आरव से आगे निकलने लगा। देव रायजादा ने धीरे धीरे पब्लिक में यह घोषित किया कि रायजादा ग्रुप का भविष्य अब शौर्य के हाथों में है। समाचार चैनलों पर उसकी तस्वीरें छपने लगीं। देव रायजादा का गुमशुदा बेटा वापस आया। पूरा देश उसकी चर्चा करने लगा। पर इस शोहरत के साथ खतरे भी बढ़े। एक रात उसे एक अनजान नंबर से कॉल आया। शौर्य रायजादा, हम जानते हैं तुम कौन हो। तुम्हारे पिता ने हमसे जो छीना था, अब तुमसे वापस लेंगे। वह आवाज ठंडी और भयानक थी। शौर्य ने पूछा, तुम कौन हो? सामने से सिर्फ एक शब्द आया, अंडरवर्ल्ड। अगले ही दिन देव रायजादा की तबीयत अचानक बिगड़ गई। डॉक्टरों ने कहा जहर दिया गया है। शौर्य ने सब समझ लिया, ये सीधा वार था। वह उनके पास बैठा, पिता का हाथ थामे बोला, आप ठीक हो जाएंगे पापा। देव ने कमजोर स्वर में कहा, शौर्य, इस खेल में सिर्फ ताकतवर ही टिकता है। याद रखना, रायजादा का नाम अब तुम्हारे हाथ में है। उनकी सांसें धीरे धीरे रुक गईं। हवेली में सन्नाटा फैल गया। आरव ने झूठी आंसुओं से कहा,
भाई, अब हम मिलकर पिता का सपना पूरा करेंगे। सौर्य ने बस उसे देखा, उसे मालूम था यह झूठ है। कुछ हफ्तों बाद बोर्ड मीटिंग बुलाई गई। मीडिया, डायरेक्टर और परिवार के सभी सदस्य वहां मौजूद थे। सौर्य ने सामने रखी फाइल खोली और सबको देखा। देव रायजादा अब नहीं रहे, लेकिन उनका वारिस जिंदा है। आज से इस कंपनी की बागडोर मेरे हाथ में होगी। आरव खड़ा हुआ। तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है कि तुम उनके बेटे हो। सौर्य मुस्कुराया और अपनी जेब से लॉकेट निकाला। उसी में एक पुरानी तस्वीर थी, जिसमें देव रायजादा अपनी गोद में एक बच्चे को लिए खड़े थे। ये मेरा सबूत है और ये खून मेरी पहचान। तालियां बजीं, मीडिया ने कैमरे क्लिक किए। सौर्य अब रायजादा ग्रुप का आधिकारिक चेयरमैन था। पर उस रात वह अकेला अपनी बालकनी में खड़ा था। नीचे शहर की रोशनी झिलमिला रही थी, लेकिन उसके अंदर एक अंधेरा था। रिया आई, बोली, तुम जीत गए, अब तो खुश होना चाहिए। सौर्य ने कहा, रिया, जब जीत में भी दर्द मिले तो समझो खेल अभी बाकी है। उसी वक्त हवेली के दरवाजे पर एक धमाका हुआ। गार्ड्स भागे बाहर। अंधेरे में एक काली गाड़ी रुकी थी। एक नकाबपोश आदमी उतरा और बोला, सौर्य रायजादा, तुम्हारे पिता ने जिस खून को छुपाया था, अब वो खून हम लेने आए हैं। सौर्य की नजरें ठंडी हो गईं। अब ये लड़ाई मेरे पिता की नहीं, मेरे अस्तित्व की है। वह सीढ़ियां उतरता हुआ बाहर आया। हवा में बारूद की गंध थी। रिया ने पीछे से पुकारा, मत जाओ। सौर्य ने बस इतना कहा, एक रायजादा भागता नहीं, जवाब देता है। उस रात गोलियों की आवाज दिल्ली की हवा में गूंजती रही। सुबह अखबारों की सुर्खियों में सिर्फ एक नाम था, रायजादा का वारिस जिंदा है और अब खेल की बारी उसकी है।